स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? इट्स मीन इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी हम लोग जब बाहर की इकोनॉमी के साथ लिंकअप करना स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या पॉलिसीज़ में चेंज किया गया? सबसे पहले तो इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी 40%, अब कितनी कर दी? 51%। जिससे क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेलकम हुई और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हमारा फ्लो बढ़ गया। नंबर 2 क्या किया गया? रिडक्शन इन टैरिफ, यानी डिक्रीज ऑफ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स है वो डिक्रीज़ किया गया ताकि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन और टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड रहती रहे। नंबर 3 क्या किया गया? रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, जो कोटा सिस्टम लगाया था उसको हटा दिया गया इन अप्रैल 2001 WTO ने। नंबर 4 इज़ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। देखिए, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी में क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम वेयर द करेंसी इज अलाउड टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी आप जो यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगे वो डिमांड और सप्लाई, मार्केट की डिमांड और सप्लाई से होगा, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या फेवर, व्हाट आर द फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन से हमें फ़ायदे क्या क्या थे और नुकसान क्या थे? देखो, टेक्नोलॉजी भी आई, हमारी जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट भी बन गई, और जो फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट है वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन वहीं अगर हम अगेंस्ट की बात करते हैं तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अच्छी नहीं रही थी। इट इज़ ओनली गुड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडर डेवलप्ड कंट्री अभी भी अपनी मार्केट को इसमें एक्सपैंड नहीं कर पाई थी बिकॉज दे डोंट हैव अ टू मच कैपिटल टू इन्वेस्ट। नंबर 2 इज़ कंप्राइजेज द वेलफेयर ऑफ पुअर, कॉम्प्रोमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द पुअर कंट्रीज़। इसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था एक वेलफेयर किसके साथ? पुअर कंट्रीज़ के साथ और पुअर पीपल्स के साथ। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, यानी यहाँ पे क्या होता है? 2 नेशंस के बीच में या 3 नेशंस के बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी, इस वजह से ग्लोबलाइजेशन के फेवर में नहीं थे। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आउटसोर्सिंग। देखिए, आउटसोर्सिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है? एक कंपनी हायर करती है एक रेगुलर सर्विस को फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। मान लो मेरी कंपनी ए है और मैंने बाहर से किसी दूसरे देश से एक बंदे को हायर किया वहाँ पे काम करने के लिए ताकि वो अपनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे। इंडिया इज़ अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग इन केस ऑफ MNCs, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया है वो आउटसोर्सिंग का एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है क्योंकि MNCs के लिए, क्योंकि वो इंडिया वाले लो वेज रेट लेते हैं और स्किल्ड मैन पावर होती है। फॉर एग्जांपल आपके BPOs हो गए। नाउ इन दिस देयर इज़ अ शॉर्ट टॉपिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक तरीके का इकोनॉमिक जोन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक जोन ने हमें क्या, इस जोन ने हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की? चीप रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, और 5 ईयर टैक्स फ्री प्लान था, और लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटीज़ लाई थी। लेबर लॉज यानी कि 18 साल से नीचे कोई भी चाइल्ड वर्क नहीं करेगा, कोई भी लेबर वर्क नहीं करेगा। नाउ व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अचीवमेंट्स क्या थे? नंबर 1 इज़ इंक्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक की ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुई थी। पहले हमारा जो इंडिया था वो स्टेगनेंट इकोनॉमी था, उसके बाद वो डेवलपिंग कंट्री बना। अगर हम GDP की बात करते तो 1990 से लेकर 1991 में 5.6% था और 2015-16 में GDP इंक्रीज़ होके 7.6% हो गया। नंबर 2 हमने क्या अचीव किया? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे बढ़ गए। देखिए, रिलैक्सेशन मिली हमें टैरिफ में, और जो FDI की लिमिट थी वो 40 से 51% हो गई, जिसकी वजह से जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो इंक्रीज़ हो गए। अगर हम 1990 की बात करते हैं तो उस टाइम पे $3,362 मिलियन थे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर 1920 की बात करें तो $487.04 बिलियंस। ना पॉइंट नंबर 3 क्या अचीव किया हमने? राइज इन एक्सपोर्ट। राइज इन एक्सपोर्ट हमने, अगर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा देंगे तो हमारे एक्सपोर्ट जैसी बात है बढ़ जाएंगे।
नंबर 4 इज़ इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो जैसी बात है, जब आपने टैरिफ कोटा वगैरह रिमूव कर दिए हैं तो FDI की लिमिट बढ़ा दी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। 1991 में $100 मिलियन होता था, 1995 में $150 मिलियन बढ़ चुका था। और क्या अचीवमेंट अचीव की? इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हुआ, जैसे कि 17% से 6.5% हो गया। जी क्यों हुआ? क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई और टैक्स रिफॉर्म कंट्रोल हो गए। 6 क्या था? इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया क्योंकि प्राइवेटाइजेशन लाए और लाइसेंस को रिमूव कर दिया, तो सारा का सारा रोल किसका हो गया? प्राइवेट सेक्टर का। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नंबर 1 इज़ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या हो रहा था? FDI के एंटर होने की वजह से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती, जिस वजह से लेबर इंटेंसिव टेक्निक का तो यूज़ हो ही नहीं रहा था, तो बेरोज़गारी एक तरीके से आ रही थी, यानी जॉबलेस ग्रोथ। नंबर 2 क्या है? निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। क्या हो रहा था इसमें? क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं था। अगर पब्लिक का इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा तो हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, कोई पावर नहीं, कोई रोड नहीं, तो एग्रीकल्चर कैसे चलेगा? नेक्स्ट इज़ रिमूवल ऑफ सब्सिडीज़। फर्टिलाइज़र्स के ऊपर कोई सब्सिडीज़ नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ हो गई थी। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी। क्या हो रहा था? हम फूड क्रॉप्स ना बना के कैश क्रॉप्स बना रहे थे, यानी एग्रीकल्चर को हमने एज अ कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। पॉइंट नंबर 3 इज़ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखिए चीपर इम्पोर्टेड गुड्स मिल जाते थे, इसमें इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ नहीं हो रही थी क्योंकि जो इम्पोर्टेड गुड्स है वो एट अ चीपर रेट मिल रहे थे। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रही थी। नेक्स्ट इज़ इनअफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यहाँ पे क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर की जो एसेट्स थी वो अंडर वैल्यू थी, उनकी वैल्यू बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और जो भी हमें डिसइन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही थी, हम उसको कहाँ कंपनसेट कर रहे थे? शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ में, यानी गवर्नमेंट के जो खर्चे रह रहे थे, जो खर्चे पूरे नहीं हो पाते उसके लिए यूज़ करते, रादर इसको हम किसी डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहे थे। पॉइंट नंबर 5 इज इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। यहाँ पे क्या होता है कि टैक्स रिफॉर्म्स आपके डिक्रीज़ कर दिए गए थे, जिसकी वजह से हमारा लार्ज रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा था और टैक्स की चोरी भी नहीं हो रही थी, बट फिर भी हमें बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। पॉइंट नंबर 6 इज़ स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज ज़्यादा हो रही थी और सुपीरियर कंजम्पशंस के आइटम ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते थे। पॉइंट नंबर 7 इज़ अनबैलेंस ग्रोथ। ग्रोथ में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं था, जैसे कि ग्रोथ सिर्फ सर्विस एरियाज़ की हो रही थी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, IT, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, लेकिन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। इसमें टोटल 164 कंट्रीज़ की मेंबरशिप है, जिसमें 23 कंट्री ऑब्जर्वर कंट्री के लिए हैं, यानी वो देखती हैं। बिफोर WTO से पहले क्या था? GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। और इसमें कितनी कंट्रीज़ थी? 23 कंट्रीज़। नाउ टू WTO का क्या कवर करता था? इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ WTO? सबसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड को देखता था ये। इंटरनेशनल ट्रेड में आपके बायलेटरल और मल्टीलेटरल दोनों आते थे। बायलेटरल होते थे बिटवीन 2 कंट्रीज़, मल्टीलेटरल मीन मोर देन 2 कंट्रीज़। नंबर 2 और क्या देखते थे? प्रोडक्शन और ट्रेड और सर्विसेज को एनलार्ज करते थे। नंबर 3 यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि प्रॉपर तरीके से हो। और नंबर 4 इज़ प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। नाउ फ्रॉम दिस योर चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज़ ओवर।